हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को पढ़ रहे हैं, किसमें? विजन IAS मैगजीन के नवंबर मंथ के मैगजीन को। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 2 आर्टिकल करा दिए थे पिछली क्लासेस में। अब आज की क्लासेस में है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया। इसमें पढ़ते हैं हम लोग भारत में विनिमय दर प्रबंधन के बारे में हम लोग को जानना है और इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा है, ये बात को हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये वाला आर्टिकल इतना इम्पॉर्टेंट है कि समझ लीजिए आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। और ये कभी मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्षों के नहीं, 2022 में ही यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे सवाल बना, इस आर्टिकल से। अब कैसे बना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो भारत में विनिमय दर प्रबंधन को हम लोग पढ़ना है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या आता है। ठीक है, पहले आप एक सवाल देखिए कि 2022 का ये यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है। इसमें लिखा है विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें लिखा है इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। ठीक, दूसरा लिखा है एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, और तीसरा है कि एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंट बिटवीन नीर एंड रीर। ये स्टेटमेंट है। जाहिर सी बात है, अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो ये बात है कि आप इस सवाल को गलत कर देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पे थी। और ये सवाल 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे क्यों आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये भारत में विनिमय एक्सचेंज रेट जो ये दिया है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया दिया है, इसमें बीओपी दिया होगा, करेंसी वैल्यूएशन है इसकी दिया। और यहाँ देखिए विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, ये देखिए नीर और रीर डायरेक्ट आपको यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, और इस आर्टिकल को यहाँ पढ़ लेने के बाद, एक्सचेंज रेट के पूरी चीज़ों को समझने के बाद, मुझे उम्मीद है कि आप जो होंगे अगर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो एकदम बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड मेंस में समझ लीजिए 3 बार पूछ चुका, प्रीलिम्स में भी 1 बार पूछ चुका। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 2-3 आर्टिकल हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ई न्यूज़ में क्यों रहा कि भारतीय रुपए का सापेक्ष मूल्य जो है, सापेक्ष वैल्यूएशन भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं की तुलना में लगभग क्या हुआ, 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। तो ये बात इसलिए न्यूज में रही। मतलब क्या है कि जो भारतीय जो रुपए है ना, उसका मूल्य होता है, वैल्यू होता है। किसी भी पैसे का क्या होगा, वैल्यू होगा। ठीक है, रुपए जो भी मतलब करेंसी उसका वैल्यू होता है। तो भारतीय जो रुपए का वैल्यू था, ठीक है, भारतीय रुपए का जो वैल्यू था, ठीक, इसके जो प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं, जैसे मान लीजिए यूएसए हो गया, यू हो गया, ठीक है, अब चाइना हो गया, ठीक है, जापान हो गया, इन सारे मुद्राओं की तुलना में क्या हुआ, अब तक मतलब अभी पिछले 2 वर्षों के क्या है, हाईएस्ट स्तर पे पहुंच गया इसका वैल्यूएशन। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई का हस्तक्षेप था यहाँ पे, और घरेलू मुद्रास्फीति अधिक थी। तो घरेलू मुद्रास्फीति जब अधिक थी तो क्या हुआ कि इसका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ा। तो ऐसा इसी कारण हुआ है, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, ये बात आपको समझ लिए कि सुर्खियों में क्यों रहा है, इसलिए है। ठीक, अब आते हैं कि करेंसी वैल्यूएशन यहाँ पे है क्या, करेंसी वैल्यूएशन क्या होता है। ठीक, पहले वो समझ लेते हैं फिर हम लोग समझेंगे। तो करेंसी वैल्यूएशन ये होता है कि मान लीजिए कि कोई एक मुद्रा है, ठीक, मान लीजिए कोई मुद्रा रुपया है, ठीक, और इसके किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष, मान लीजिए डॉलर के मुकाबले, ठीक है, डॉलर के मुकाबले क्या है, इसकी जो है कीमत या मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगा, करेंसी का वैल्यूएशन हो गया। इसी के मुकाबले मान लीजिए डॉलर के मुकाबले रुपया कितना है, इसी का जो मतलब जो मूल्य निर्धारण प्रक्रिया कीमत है, ये क्या हो गया, करेंसी वैल्यूएशन हो जाता है। ठीक है, करेंसी का जो है यही वैल्यूएशन हो जाता है। ठीक, अब ये करेंसी वैल्यूएशन होता है, ये कई प्रकार से प्रभावित होता है, कई चीज़ों से। कैसे कैसे? जैसे मान लीजिए जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक, इंटरेस्ट रेट पे मुद्रास्फीति सबसे अधिक प्रभावित इससे होता है, मुद्रास्फीति से होता है, जैसे इन्फ्लेशन से, ठीक है, इन्फ्लेशन से, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से प्रभावित होता है, ठीक, जो सप्लाई ऑफ मनी से प्रभावित होता है। ये सारे क्या होते हैं, इससे जो होता है करेंसी का वैल्यूएशन जो है ये प्रभावित होता है। तो अभी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो मुद्रा का मूल्य का सबसे जो जानने का तरीका कौन सा है, आम तरीका एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर। ठीक, विनिमय दर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि विनिमय दर वह रेट होता है ना जिसके क्या होगा, किसी दूसरी मुद्रा से उसका लेन देन होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें एक अमेरिकी डॉलर को प्राप्त करने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 80 रुपया वर्तमान में,
ठीक है। तो 80 रुपये क्या होगी, तो एक्सचेंज रेट क्या होगी हमारी, 80 रुपये पर डॉलर हो गई। यही हमारा एक्सचेंज रेट हो गया, ठीक है। करेंसी वैल्यूएशन और एक्सचेंज रेट आपने इसको समझ लिया। अब जानते हैं कि भारत में जो विदेशी मुद्रा बाजार है, ठीक है, और विनिमय दर, इसके बीच में क्या क्या चीज़ें रहीं, तो कैसे कैसे हिस्ट्री पीरियड इसमें दिखाया गया है कि 1947 से 1971 के दौरान क्या था कि जो रुपए का मूल्य था ना वो सोने के संदर्भ में तय किया गया था, मतलब गोल्ड के रेफरेंस में इसको तय किया गया था। भारतीय जो रुपया था वो ब्रिटेन के पाउंड स्टार्लिंग से उस वक्त जुड़ा हुआ था। तो कब से कब तक, आज़ादी से लेकर 1971 तक। 71 में क्या हुआ कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली खत्म हो गई, ब्रेटन वुड्स प्रणाली खत्म हो गई और कई सारी जो मुद्राएं थे उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी खत्म हो गया। लेकिन जो है दिसंबर 1971 तक क्या था, रुपया पाउंड स्टार्लिंग से जुड़ा रहा था। अब 1975 में क्या हुआ कि भारतीय रुपया को कुछ मुद्राओं के एक बास्केट से जोड़ दिया गया, मतलब कुछ मुद्राओं के एक बास्केट था, जैसे मान लीजिए जिसमें डॉलर था, युआन था, ठीक है, उसमें येन था, जापान का मुद्रा थी, इस तरह से जो है कई सारे जो है रियाल था। तो उसमें क्या हुआ कि इस बास्केट से जोड़ दिया गया। अब इसके लिए क्या है कि इसके लिए किन मुद्रा का चयन किया जाएगा और किस मुद्रा का भारांश कितना होगा, यह सब तय करने का काम कौन था, आरबीआई का विवेक था। यहाँ पे आरबीआई का विवेक पर छोड़ दिया गया था। मतलब ये क्या था कि अभी मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि इसमें कैसे कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ 1975 में क्या हुआ कि कुछ मुद्राओं को जोड़ दिया गया, पर ये देखा गया कि किस मुद्रा का कितना, मान लीजिए कि डॉलर कितना भारांश होगा, येन का कितना भारांश होगा, ठीक है, ठीक है, आपका ये जो रेमिंबी है, चाइना वाली जो युआन है उसका, फिर इसके बाद रियाल का, ठीक है, तो इसका कितना भारांश होगा, कौन सी मुद्रा की कितना भारांश होगा, वेटेज कितना होगा, इसका काम तय करने किसके ऊपर छोड़ा गया था, आरबीआई के ऊपर। आरबीआई के विवेक पर इसको छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो भारत ने इसे क्या किया था, पब्लिकली इसे घोषित तो किया नहीं था, ठीक। जब 1991 में जब बीओपी संकट आया, भुगतान जो संतुलन का संकट आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट संबंधी संकट जब आ गया था, तो यहां से क्या हो गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की शुरुआत हो गई थी। मतलब यहां पे क्या है कि जो एक्सचेंज रेट है वो जो है उसको क्या किया जाएगा था, उसको फ्लोटिंग तौर पर, मतलब उसको जो फिक्स ना करके उसको फ्लोट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है यहाँ पे फिक्स्ड विनिमय प्रणाली का यहाँ पे अंत हो गया था 1991 में। यहीं से फ्लोटिंग जो है एक्सचेंज रेट की शुरुआत हो गई थी। 1992 में जो है लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम लेरम्स की जो है इसकी शुरुआत हुई, LERMS, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। और 1993 में क्या हो गया, बाजार आधारित विनिमय दर प्रणाली लागू कर दी गई थी। इसमें आपको जानना है बाजार आधारित जो है विनिमय दर। तो अभी जानते हैं कि फिक्स क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है और मतलब प्रबंधित क्या होता है, सब चीज़ें जानते हैं कि विनिमय दर कैसे होता है, एक्सचेंज रेट कैसे जो है वो कैसे जो है उसका निर्धारण की विधियाँ होती हैं वो समझते हैं। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है कि मान लीजिए इस प्रणाली में क्या होगा कि एक मुद्रा का मूल्य जो होगा ना, किसी अन्य मुद्रा के मुद्रों के मूल्यों के मुकाबले क्या है कि जो इसमें क्या होता है कि एक प्रणाली में जैसे मुद्रा का जो मूल्य होगा ना, वो मान लीजिए कि रुपए का मूल्य है, ठीक है, इसे मान लीजिए डॉलर के मुकाबले इसको क्या कर देंगे, इसको क्या करेंगे कि एक बास्केट से या जो सोने का जो ऐसी वस्तु होगी या मुद्राओं की जो बास्केट होगी या फिर सोने जैसी कोई वस्तु होगी उसके माध्यम से इसको क्या करेंगे, इसका रेट को निर्धारित करेंगे, इसके मूल्य को जो निर्धारित करेंगे, तय करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फिक्स जो एक्सचेंज रेट होगा ये भारत में 1991 तक चला था, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट जब आया था तब तक, ठीक है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या हुआ कि जो सेंट्रल बैंक था ना, वो क्या था, उसकी जो मुद्रा की जो दर थी उसको बनाए रखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, समय समय पे जो है इसको हस्तक्षेप करना पड़ता है सेंट्रल बैंक को, क्योंकि भाई ये क्या कि फिक्स रेट है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं व्यापार में, मार्केट फोर्सेस होती हैं, तो वहाँ क्या करना पड़ता था, बार बार जो है हमें केंद्रीय बैंक को जो है यहाँ पे हस्तक्षेप करके उसको मैनेज करना पड़ता था, फिक्स फिर से करना पड़ता था, ठीक है। अब यहाँ पे आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें क्या हो गया, इसे तैरती या तिरती जो है विनिमय दर के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या था कि मुद्रा की जो विनिमय दर है वो क्या होती है, मार्केट की फोर्सेस द्वारा इसमें निर्धारित होती हैं। जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, जो मुद्रा की जो रेट है उसको निर्धारित करती है। इसका मतलब यह है कि जो विनिमय एक्सचेंज रेट होगा वो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, जो डिमांड ऑफ मनी है, मनी की डिमांड होगी और जो सप्लाई होगी, ठीक है, इस डिमांड और सप्लाई के माध्यम से जो है इसमें प्रभावित होती है, इसी से जो है ये नियंत्रित भी होती है, इसी से निर्धारित भी होती है। अब यहाँ सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इसको एक्सचेंज रेट को प्रभावित करने के लिए जो है प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करता है। और एक होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। ये क्या होता है, यहाँ पे यहाँ मुद्रा का मूल्य जो है मुख्य रूप से क्या होता है, बाजार मार्केट फोर्सेस द्वारा निर्धारित करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कभी कभी जो है सेंट्रल बैंक जो है एक्सचेंज रेट को स्थिर प्रदान करने के लिए जो है प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप यहाँ कर देता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि भारत में जो है विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा। तो भारत में भी तो विनिमय दर होगा, तो भारत में अब जब विनिमय दर होता है तो इसमें निर्धारण, भाई जाहिर सी बात है कि विनिमय दर भारत में होगा तो उसके निर्धारण के लिए कुछ प्रक्रियाएं होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब उसको यहाँ आता है नीर और रीर, जो यूपीएससी यहाँ पे पूछा हुआ था प्रीलिम्स में आपको 2022 में ही, बस एक साल पहले।
1 साल पहले के आपके ये सवाल हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस ये रखता है ये, ठीक है इसका। तो अभी क्या है 1993 से जब एक्सचेंज रेट के निर्धारण में क्या हो गया कि बाजार के उतार चढ़ाव की शक्ति को क्या है प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बेहतर तंत्र के स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये है कि अभी भी यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अभी लोचशीलता अभी बरकरार है, अभी भी इसको जो है कोशिश की जा रही है, लिखा यहाँ मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे फिक्स कोई एक चीज़ नहीं रखी गई है। हाँ, जो 2-3 प्रणालियाँ हैं उसको दो प्रणालियों को समझेंगे कि यहाँ पे जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। पहली प्रणाली का नाम है रिजर्व बैंक द्वारा विन एक्सचेंज रेट को जो है प्रभावी निर्धारण में क्या करते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर का इस्तेमाल करते हैं। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट RBI करता है एक्सचेंज रेट के निर्धारण में नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर, और दूसरा करता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये RBI करता है, ठीक है। अब आप ध्यान देना यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स यहाँ पे अभी UPSC कहाँ फोकस कर सकता है, यहाँ फोकस कर सकता है। देखिए इस वाले टर्म पे मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए इस टर्म पे RBI क्या करता है, एक्सचेंज रेट के निर्धारण में नीर और रीर का उपयोग किया जाता है RBI के द्वारा। ये केंद्र सरकार यहाँ नहीं करती है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो अभी स्टेटमेंट में केंद्र सरकार दे देगा तो स्टेटमेंट गलत होगा, RBI करती है, ठीक है। तो नीर को और रीर को समझते हैं, ठीक है। नीर को और रीर को यहाँ पे समझते हैं, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप समझिए, देखिए 2 चीज़ बात है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक मूवी थी, मान लीजिए कि एक डायरेक्टर है, मान लो डायरेक्टर उनका नाम है X, ठीक है। मान लीजिए राजामौली, मान लीजिए सबसे अधिक फेमस है डायरेक्टर राजामौली, ठीक है, ये फिल्म निर्माता है। और इनकी एक मूवी थी, वो क्या थी, 1990 के दशक में क्या हुआ, मान लीजिए 1995 में इसने कमाया 40 करोड़ इसने 1995 में कमाया, ठीक। उन्हीं की एक जो मूवी थी, तो उन्हीं की एक मूवी थी, उसने 1998 में जो है 35 करोड़ कमाया, 35 करोड़, मान लीजिए 35 करोड़, ठीक है। यहाँ पे 35 करोड़ इसको लिख लेते हैं, 35 करोड़ कमाया, ठीक। तो अभी मान लीजिए आप वर्तमान के समय से अब इन जो ये राजामौली डायरेक्टर हैं X हैं, क्या इनको हम सफल मानेंगे इनकी मूवीज़ को या विफल मानेंगे? तो आपका सीधे से जवाब होगा कि नहीं, अभी कुछ और डेटा चाहिए। हालांकि क्या है कि अभी वर्तमान में जो मूवी 100 करोड़ कमाती नहीं है उसको फ्लॉप मानते हैं हम लोग, ठीक है। पर क्या है कि अभी हमें जो है ये कह नहीं सकते, तो ऐसे में क्या करेंगे, कुछ और डेटा लेंगे। तो मान लीजिए और डेटा में क्या हुआ कि 2007 में इनकी जो मूवी थी वो क्या थी, उसने कमाई करीब 154 करोड़, ठीक है, 154 करोड़, 154 करोड़। अब क्या होगा, अब मान लीजिए अब इसमें अब आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब निर्धारण कर सकते हैं। कैसे निर्धारण करेंगे, तीनों क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज लेने पे क्या होगा कि जो है कहीं ना कहीं हमें ये मालूम चल जाएगा कि जो है इनका क्या भारांश है, टोटल वेटेज कितना है, वेटेज कितना था, कितना उसने कमाया। और इस वेटेज के आधार पर जो है हम क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अगर 100 करोड़ से नीचे है तो कहीं ना कहीं फ्लॉप होगी, अगर 100 करोड़ से ऊपर है तो ये ठीक होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर मुद्रा की बात होती है तो आप इस यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा की जो बात आती है तो इसी तरह से क्या होता है कि जो अन्य मुद्राओं की तुलना में एक मुद्रा की बास्केट होती है। मान लीजिए रुपी मुद्रा है, उसकी तुलना में बास्केट किसको लेंगे, बास्केट में डॉलर ले लिया, रेमिम्बी ले लिया, ठीक है, येन ले लिया और रियाल ले लिया, ठीक है, यूरो ले लिया, ठीक है, यूरो ले लिया। इन सारे मुद्राओं का बास्केट लेंगे, ठीक। और क्या करेंगे कि इसके द्वारा क्या करेंगे कि इसमें जो है कि अब इसमें इसका क्या करेंगे, हम लोग औसत माप निकालेंगे, ठीक, औसत माप निकालेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना ये है कि इसमें औसत माप में क्या होगा, इस औसत माप में जो है ये बात को ध्यान देनी है कि सबका तो इक्वल इंपॉर्टेंस तो होगा नहीं। मान लीजिए हमने सऊदी अरब से कितना लिया, मान लीजिए सऊदी अरब से हमने सिर्फ तेल का एक्सचेंज किया, सबसे अधिक व्यापार हमने डॉलर में किया, तो इसका भारांश कितना होगा, इसका जितना भारांश जिसका होगा उसके हिसाब से हम लोग एवरेज निकालेंगे। ये नहीं कि सबको जोड़ देंगे सबका एवरेज निकाल देंगे, तो ये नामानी होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जब इसका एवरेज निकालेंगे भारांश के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है इसमें अभी आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखिए जैसे ये हो गया, मान लीजिए कि डॉलर में 3 यूनिट में हमने व्यापार किया और रेमिम्बी में हमने जो है 2 यूनिट किया और हमने रियाल में 1 यूनिट किया। तो हम लोग तीनों क्या करेंगे, 3x 2y + 1z ऐसे करके अपॉन 3 करके इसका एवरेज हम लोग निकालेंगे। मतलब इसका भारांश के मामले से जो है हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे और इसी हिसाब से जो है जो भारांश आएगा वो बताएगा कि हमारा कि इसकी जो ये सारी करेंसीज है उसकी तुलना में जो है हमारा जो रुपया है वो कितना अधिक है या कितना उसका कम है, डिप्रिसिएशन में है या इन्फ्लेशन में है, सब चीज़ें जो है हमें यहाँ पे इसका मालूम चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो मैं आपको मूवी का नाम बताया कि मान लीजिए कि जो मूवी थी 1995 में 45 करोड़ कमाई थी 1995 में, क्या वह आज के हिसाब से बहुत अधिक नहीं थी?
मतलब वर्तमान में जो एसेट हम 45 करोड़ से हम उस वक्त हम लोग जो चीज़ें 45 करोड़ में खरीद सकते थे, क्या हम आज के वर्तमान में 150 करोड़ उसके लिए नहीं खर्च करेंगे? तो कहीं अब इसमें क्या हुआ, इसमें इन्फ्लेशन का जो महत्व था, मतलब क्या है कि महंगाई भी तो बढ़ी है, तो महंगाई जब बढ़ी है तो इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन, जब ये आप देखते हैं ना, तो इन्फ्लेशन को इसमें क्या करते हैं कि इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है। मतलब इससे क्या हुआ, अगर जब इसमें इन्फ्लेशन को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, रियल एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है, तो मतलब सीधे सीधे आप यहाँ आप समझा दिए हैं इसको। अब इसको देखिए, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसके जरिए अन्य मुद्रा की बास्केट की तुलना में मान लीजिए, और जो अन्य मुद्राएं थी, किसी देश की मुद्रा यानी भारत की मुद्रा मान लीजिए, उसका औसत या सापेक्ष मूल्य उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ एक्सचेंज रेट को ध्यान में रखा जाता है। मतलब जो है जो प्रमुख व्यापारिक भागीदार होंगे उनका जो है कितना कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से जो है और एक्सचेंज रेट को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि द्विपक्षीय विनिमय दरों का एक होता है भारित औसत होता है, वेटेज जो है एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता है। ठीक है, इसमें वेट जो होगा किसी देश के समग्र व्यापार में प्रत्येक व्यापारिक भागीदार देश के महत्व को दर्शाता है। मतलब जितना जिसका जितना अधिक व्यापारिक महत्व होगा उसका उतना भारांश अधिक होगा। जैसे मान लीजिए डॉलर में सबसे अधिक व्यापार करते हैं तो डॉलर का भारांश अधिक होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है मूल्य स्तर यानी मुद्रास्फीति को हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं नीर में। ठीक, अब रीर में देखिए, ये क्या है कि किसी भी देश की मुद्रा का जो है अन्य देश की मुद्राओं की बास्केट के सापेक्ष क्या होता है, भारित औसत होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो है इसमें मुद्रास्फीति के जो है अंतर को भी समायोजित करते हैं। अगर इसमें सिर्फ एक, मान लीजिए इसमें एक शब्दों में कहूँ तो मान लीजिए कि सिर्फ नीर और नीर निकाले, उसमें सिर्फ एक चीज़ और जोड़ दी है, मुद्रास्फीति को माइनस कर दिया गया, तो क्या होगा, ये जो है रीर हो गया, रियल एक्सचेंज रेट हो गया, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाएगा। ये क्या है, ये इंटरनेशनल मार्केट में मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है उसकी क्या करेगी, सटीक स्थिति को बताती है। तो ये नीर और रीर था। अब आप क्वेश्चन लगाइएगा, अधिकतर चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अभी मानते हैं कि प्रमुख जो आर्थिक घटक हैं उस पर विनिमय दर का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विनिमय दर जो होंगे, मतलब प्रमुख जो आर्थिक घटक होते हैं उस पर एक्सचेंज रेट का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मुद्रास्फीति, अधिक अवमूल्यन वाली अधिक मुद्रा आयातित और वस्तुओं की लागत को कम करके मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि जो अधिमूल्यन क्या होता है कि यानी अधिक मूल्य वाली जो मुद्रा होगी वो क्या करेगी, अधिमूल्यन मतलब ओवर वैल्यूड जो करेंसी होगी वो क्या करेगी कि जो आयातित वस्तुएं जो हम चीज़ें आयात कर रहे हैं और सेवाओं की लागत को कम करेगी और मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान दे देगी। ठीक है, जब कोई देश क्या है अन्य देश से वस्तुओं सेवाओं का आयात करता है तो उतनी ही मात्रा में क्या करेगा, विदेशी वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए अपनी कम स्थानीय मुद्रा खर्च करनी पड़ी। जैसे मान लीजिए कि डॉलर है, डॉलर की इसको वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, तो क्या करेगा, डॉलर में बहुत कम खर्च करके हम काफ़ी अधिक चीज़ें जो हैं हम मंगा सकते हैं। वही अगर भारत में देखें तो भारत को लिए काफ़ी अधिक खर्च करना पड़ेगा क्योंकि रुपए की वैल्यूएशन कम है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती है। ठीक है, ब्याज दरें, तो ब्याज दरें क्या है, स्थानीय मुद्रा की मजबूती को नियंत्रित करने के लिए क्या करेगा पड़ेगा कि केंद्रीय बैंक जो है वो ब्याज दरों को कम कर सकता है। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ब्याज दरों को कम करेगा, किस चीज़ के लिए, स्थानीय मुद्रा को मजबूती देने के लिए। ठीक, अब इससे पीछे क्या होगा कि इसके पीछे यही उद्देश्य होगा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया दी जाए और निर्यात को क्या कर सकते हैं कि प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, अब जब सब एक आर्टिकल को पढ़ लेंगे ना तब आपको सवाल लगेगा। देखिए आपको एकदम सब चीज़ें पता चल, इसमें ध्यान क्या देना है, सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि स्थानीय मुद्रा की मजबूती को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, यानी जो आरबीआई है वो क्या करेगा, भारत में ब्याज दरों को कम करेगा। इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार क्या करेगी जो है केंद्रीय बैंक जो है ब्याज दरों में वृद्धि करके कमजोर मुद्रा की समस्या को दूरी कर देता है। आर्थिक समृद्धि क्या होगी, मुद्रा भले ही जो मजबूत मुद्रा भले ही मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करती हो, पर क्या करेगा, निर्यात पर निर्भर क्षेत्रों के विकास को कम कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो समग्र आर्थिक समृद्धि आती है वो क्या करती है, वो उसमें कमी आ जाती है। व्यापार देखिए कि जब देश का मुद्रा जो मजबूत होगा तो व्यापार घाटा बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्यों होगा, क्योंकि जो है निर्यात की जाने वाली जो वस्तु होगी महंगी होकर के कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगी। ठीक, आयातित वस्तुएं सस्ती होने के कारण क्या होंगी, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मुद्रा मजबूत है और जो सामान हम मान लीजिए अमेरिका में हम रहते हैं और उसमें हमारे पास $20 है, $20 में जो सामान हम क्या कर सकते हैं, जो सामान हम इंडिया से खरीद सकते हैं $20 में उतना ही सामान हम यूएसए में नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि भारत से सस्ती चीज़ें मिलेंगी ना, जो करेंसी है वो मजबूत है, भारत से खूब सारा सामान खरीद सकते हैं हम। ठीक है, और उससे क्या होगा कि उससे हमारा आयात बढ़ेगा, तो आयात बढ़ेगी तो हमारा जो है कम्पिटिटिवनेस जो होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है।
अब आप उस क्वेश्चन को लगाइएगा सब चीज़ें करने के बाद। पूंजी प्रवाह, एक मजबूत मुद्रा क्या होगी, एक अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो है आकर्षित करेगी, क्योंकि क्या होगा कि जो निवेशक होंगे मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से क्या करेंगे, हाई रिटर्न की अपेक्षा करने लगते हैं। ठीक है, हाई रिटर्न की अपेक्षा कौन करता है, निवेशक करने लगते हैं। व्यवसायिक निर्णय, विनिमय दर का अधिक स्थिर होने के कारण से क्या होगा कि व्यवसायियों के लिए वस्तु के उत्पादन की जो लागत होगी, कीमत होगी, मुनाफे का सटीक अनुमान लगाना क्या होता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अभी क्या होगा कि हालिया, अभी आप जानते हैं कि आरबीआई की जो हालिया मौद्रिक नीति की रिपोर्ट थी उसमें क्या था कि 40 ट्रेडिंग पार्टनर की करेंसी के साथ रुपए की जो रीढ़ थी उससे पता चला कि रुपए में क्या हुआ कि अधिमूल्यन हुआ था, ओवर वैल्यूएशन कितना हुआ था, 5.7%। ओवर वैल्यूएशन क्या होता है कि तब होता है जब क्या होता है किसी मुद्रा की जो एक्सचेंज रेट है उसके मौद्रिक जो आंतरिक मूल्य से क्या होती है, अधिक या मजबूत होती है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि अभी क्या है, विनिमय दर के प्रबंधन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो विनिमय दर के प्रबंधन में 2-3 चुनौतियां हैं। जैसे क्या है कि अप्रत्याशित भू राजनीतिक घटनाएं, जैसे क्या होती है, जैसे मान लीजिए जैसे व्यापार युद्ध होने लगा, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध हुआ, जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, इसराइल का जो हुआ, इससे हुआ तो पूरा वेस्ट वाला एरिया, जो वेस्ट एशिया वाला पूरा एरिया डिस्टर्ब हो गया। इससे क्या हुआ कि विनिमय दरों में अचानक अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के कारण ये बन गए। सट्टेबाजी और छेड़छाड़, सट्टेबाजी और छेड़छाड़ के लिए क्या है, विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा की खरीद और बिक्री में एक्सचेंज रेट को अस्थिरता आएगी। इससे क्या हुआ, आर्थिक गतिविधि जो है अस्थिर स्थिति बनाने के लिए जो है नीति निर्माताओं के लिए इसका करेगी, चुनौती पैदा कर देगी। सरकारी हस्तक्षेप जो है वो कहीं ना कहीं जो होता है कि मुद्रा के अवमूल्यन या डिप्रिसिएशन जैसे उपायों द्वारा एक्सचेंज रेट को स्थिर या प्रभावित करने हेतु सरकारों या केंद्रीय बैंकों द्वारा हस्तक्षेप में मुद्रा बाजार में गलत जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सरकारी हस्तक्षेप होता है तो मनी मार्केट में क्या होगा, इससे जो है बिल्कुल गलत संदेश जाएगा। सरकारी हस्तक्षेप अगर बढ़ता है तो क्या करेगी, ये पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं उनके लिए चुनौतियां पैदा कर देता है। तो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या असंगत रही, ये क्या होती है, इनकॉन्सिस्टेंट ट्रिनिटी, ये होती है एक नई अवधारणा है। एक प्रकार की एक नई अवधारणा क्या है, इसके अनुसार क्या है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक ही समय में 3 स्थितियों को नहीं अपना पाएगी। जैसे फिक्स्ड इंडिपेंडेंट मौद्रिक नीति, ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और अपनी सीमाओं के पार पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देना। ये क्या होगा, ये तीनों जो है आप देख लीजिए, पूंजी का मुक्त प्रवाह, ठीक, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और सॉवरेन जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सभी चीज़ों क्या करेगी, इनमें से केवल 2 ही तरीकों को अपना सकता है। केवल 3 तरीकों को ये कोई भी देश निश्चित समय में नहीं अपना पाएगा। क्यों नहीं अपना पाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करता है, मान लीजिए इसको अपनाता है और सॉवरेन को अपनाता है तो पूंजी का मुक्त प्रवाह यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, फिक्स हो जाएगा। तो अगर फिक्स एक्सचेंज रेट लेता है और पूंजी का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करता है तो ये नहीं हो पाएगा, सॉवरेन आपकी फॉरेन पॉलिसी हो नहीं पाएगी, क्योंकि पूंजी का मुक्त प्रवाह बिल्कुल सॉवरेन और जो है फिक्स्ड रेट पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सॉवरेन और डेप्ट, सॉवरेन जो ये मॉनेटरी पॉलिसी और पूंजी का जो है मुक्त प्रवाह को ये सुनिश्चित करता है तो फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं रह पाएगा। तो ये ट्रिनिटी क्या है कि तीनों में से सिर्फ 2 ही काम कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ तीनों का तीनों जो है इसमें काम एक साथ नहीं कर पाएगा। तो ये ट्रिनिटी है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, तो हमें करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत समन्वय बनाना चाहिए, किसको, सरकारों और केंद्रीय बैंक को एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आने के लिए नीतिगत स्तर पे। ठीक है, ऐसा तालमेल क्या है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जैसे जो वित्तीय संस्थान है उसके माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। विदेशी मुद्रा के बफर स्टॉक को बनाए रखना बहुत जरूरी है, जैसे क्या करेगी, जो बेहतर ढंग से प्रबंधित करेगी किसको, मुद्रा बाजार की अस्थिरता को। और जो मनी एक्सचेंज रेट है उसके साथ छेड़छाड़ का विरोध करना बहुत जरूरी है। इसको लेकर क्या करना, ये चाइना सबसे अधिक करता है और ये सवाल पूछा हुआ है कि चाइना जो है अपने जो क्या करता है कि एकदम अपनी वैल्यू को घटा देता है, मुद्रा की जो वैल्यू उसको एकदम सबसे अधिक घटा देता है। उससे क्या होगा कि उससे होता क्या है कि उससे जो है उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है। ठीक है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है और वो क्या करता है कि वो डंप कर देता है। इसी कारण से वो क्या करता है, पूरे विश्व में अपनी जो उसके माल को क्या करता है, डंप कर देता है। ठीक है, अपने सप्लाईज को, यही चाइना काम करता है। ठीक है, तो आपने जो मनी था उसका एक्सचेंज रेट और उसका वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन संबंधित सब चीज़ें आपने देख ली, नीर और रीर को भी देख लिया। और इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा। तो यहाँ से 2 सवाल बने थे यूपीएससी में, एक चाइना का सवाल था और एक नीर और रीर का 2 सवाल यहाँ से बन चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा सब चीज़ों को। फिर से हम लोग आते हैं अपने सबसे मेन आर्टिकल पे। यहाँ पे एक अच्छा आर्टिकल दिया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC 2016। हर साल ये न्यूज़ में रहता है, हर 2 महीने पर ये न्यूज़ में रहता ही रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016, ये क्या था, सुर्खियों में क्यों रहा, इसके बारे में लोग समझते हैं कि जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड है IBBI, ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या किया, इसने दिवाला और शोधन अक्षमता जो संहिता यानी IBC है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की प्रक्रिया के लिए अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई सारे सुझाव रखे हैं, उनके सारे प्रस्ताव रखे हैं। किसने रखा है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने रखा है IBC की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई सारे सुधारों का, ठीक है, सुधारों का यहाँ पे
प्रस्ताव रखा है। तो पहले समझते हैं कि हम लोग इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी दोनों टर्म यूज किया गया। इंसॉल्वेंसी क्या है और बैंकरप्सी क्या है। पहले ये शब्दावली को समझ लीजिए कि शब्दावली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंसॉल्वेंसी क्या है कि जब कोई व्यक्ति है या कंपनी अपना जो बकाया ऋण है, ठीक है, उसको भुगतान करने के लिए, मान लीजिए किसी कंपनी ने या किसी व्यक्ति ने ऋण लिया, ठीक है, भुगतान करने के लिए, और ऋणदाताओं के प्रति अपनी जो वित्तीय दायित्व थे, वित्तीय लाइबिलिटीज थी, उसको पूरा करने में जब असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति क्या करेंगे, ऐसी जो कंडीशंस होंगे उसको इंसॉल्वेंसी बोलेंगे। और बैंकरप्सी क्या बोलेंगे, जब कोई कानूनी कार्रवाई है या एक कानूनी कार्रवाई होती है, जब यह तब शुरू की जाती है जब कोई व्यक्ति या कंपनी क्या करेंगे, अपने ऋण या लाइबिलिटीज का क्या करेंगे, जो पेमेंट करने में वो असमर्थ होता है, तो फिर क्या करेंगे, जो कार्रवाई होती है कानूनी, उसको बोलते हैं बैंकरप्सी। ठीक। और इंसॉल्वेंसी क्या होता है, जब वो अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, किस प्रकार के, जो ऋण का भुगतान करने में, और जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं उसको अपने पूरा करने में जब असमर्थ होता है, तो इंसॉल्वेंसी होता है। और बैंकरप्सी जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। हेयर कट क्या होता है, हेयर कट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपये का ऋण जो है एक्स व्यक्ति को दिया। मान लीजिए एक्स व्यक्ति है और इसने वाई व्यक्ति को क्या किया, 100 रुपये का ऋण दे दिया, यानी 100 रुपये का। अब वाई जो है ये दिवाला हो गया, या फिर ये मना कर दे रहा है, या फिर दे ही नहीं रहा। इसने क्या किया, इसने मात्र 40 रुपये जो है इसने वापस किए और बोल दिया कि अब इससे अधिक हमारी क्षमता नहीं है। तो मान लीजिए 40 रुपये इसने वापस कर दिए। ठीक। अब 40 रुपये जब इसने वापस कर दिए एक्स को, और एक्स क्या बोला कि चलो ठीक है, जहाँ कुछ नहीं मिलने से अच्छा है कि कम से कम 40 पे ही जो है संतुष्ट हो जाते हैं, चलो ठीक है कुछ तो मिला। तो 40 रुपये पर अगर ये एग्री हो जाता है और ये संतुष्ट हो जाता है, यहाँ पे फिर बात खत्म हो जाती है। तो फिर 60 रुपये का क्या होगा, इसको इसने हेयर कट किया। हेयर कट, इसी को बोलते हैं हेयर कट। आप कंफ्यूज मत होइएगा। हेयर कट अगर एग्जाम प्रीलिम्स में दे दे, ये पूछा हुआ सवाल शायद मैंने कहीं इसको देखा हुआ है सवाल। ठीक है। तो हेयर कट क्या होता है कि कोई ऋणदाता अपने द्वारा जब ऋण लेता है, उससे कम राशि को भी प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी जो छोड़ी गई राशि होती है उसको बोलते हैं, उसको हेयर कट बोलते हैं। ठीक है। तो हेयर कट, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी, 2-3 चीज़ें जो है इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अभी आप जानते हैं कि इंसॉल्वेंसी जो है इसमें क्या है कि प्रस्तावित प्रमुख सुधार क्या थे। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी पे मैंने पहले भी जो है क्लासेस ले ली हैं और इसको मैंने समझा भी दिया है। तो प्रमुख सुधार क्या है कि जो ऋणदाताओं की जो समिति थी, ठीक है, इसने द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के कार्य और प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। ये बात यहाँ पे बोली गई है। जो समाधान पेशेवर है, ठीक है, उसके लिए अनिवार्य करना चाहिए कि ऋणदाताओं की जो समिति की बैठक को आयोजित करे। जो भी एसेट है उसके मूल्य निर्धारण की जो है ये पद्धतियाँ थी, उसको मानकीकरण करना चाहिए, उसको मानक तौर पे उसको विकसित करना चाहिए। और उन समाधानों को सरल बनाने और उनके क्रियान्वयन को देरी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, रिजोल्यूशन प्लान को 2 भागों में बांटना चाहिए। भाग ए में इसके तहत क्या होगा कि इसका तहत समाधान की योजना का इन्फ्लुएंस होगा। जैसे मान लीजिए कि भुगतान, दिवाला समाधान प्रक्रिया संबंधी लागत का भुगतान इत्यादि, ये सारी चीज़ों को करना चाहिए। और दूसरा प्लान बी में क्या करना चाहिए, इससे क्या आना चाहिए कि जो इसका जो धन मिलेगा उस धन को विभिन्न हितधारकों के बीच में उसको करना चाहिए, वितरित करना चाहिए। यानी जो रिजोल्यूशन का जो मतलब जब सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, तो फिर जो प्राप्त धन होगा उसको क्या करेंगे, जो प्रमुख हितधारक हैं, जैसे मान लीजिए उसमें हितधारक ए बी सी जो भी होंगे, या कंपनी होंगी या बोर्ड होगा या बैंक होगा, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग उसमें वितरित करेंगे। ठीक। तो अभी क्या करना चाहिए, असंतुष्ट वित्तीय ऋणदाताओं का करना चाहिए, जो न्यूनतम राशि होती है या उसका पैसा वापस करने की जो पात्रता होती है उसकी प्रक्रिया में स्पष्टता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किसने बताई हैं, इसने बताया है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने ये सारे प्रमुख सुधार यहाँ पे किए हैं। ठीक है, प्रमुख सुधार यहाँ पे करने की बात की गई है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या था कि इसको 2016 में बनाया गया था। 2016 में इसको बनाया गया था। किस लिए कि जो कारपोरेट जो फॉर्म्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उससे संबंधित दिवाला जो परिसंपत्तियों के पुनर्गठन करने के लिए और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन संबंधित जो पुराने मौजूदा कानून को संशोधित और समेकित और संशोधित करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है। इसमें क्या है, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया क्या होती है कि जो भी किसी भी कॉर्पोरेट को ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए अपने ऋण को वसूलने के लिए बनाया गया तंत्र है। यानी क्या है, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया क्या होती है कि किसी भी मान लीजिए मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको ऋण देने वाली जो भी संस्थाएं होंगी, मान लीजिए कोई बैंक होगा, तो उसके द्वारा अपने ऋण को वसूली भी करेगा। वसूली करने के लिए जो तंत्र होगा वो क्या बोलेगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया। ठीक है। ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, ये क्या करती है, ये संहिता दिए गए ऋण के बदले अधिकतम वसूली के लिए क्या करेगी, समयबद्ध तरीके से एक समाधान प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है। अब क्या होता है, ऋणी की जब दिवालिया हो जाता है, नीचे पढ़ा ना कि दिवालिया कब होगा, तो दिवालिया हो जाने पर क्या होती है, ये जब प्रक्रिया शुरू की जाती है, मतलब जो है अगर बैंकरप्सी अगर हो जाता है सब चीज़ें, तो हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है ऋण को वसूलने की जो तरीका होगा और ये जो सारी प्रक्रियाएँ होंगी वो लागू होते हैं।
ठीक है। इस संहिता में क्या होगा कि वॉलेंट्री जो परिसमापन प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया, वॉलेंट्री लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है उसका भी प्रावधान है। मतलब क्या है कि अगर इसके जरिए क्या होगा कि एक ऋणी डिफॉल्ट जो होगा, अब ऋणी जो है डिफॉल्टर घोषित हुए बिना भी अपना ऋण का वापस करने के लिए समझौता करता है, और इस ऋणी के लिए एग्जिट करने के लिए मौका मिल जाता है। मतलब डिफॉल्ट उसको घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि जो इसमें क्या है कि वॉलेंट्री लिक्विडेशन प्रोसेस में ये होगा कि अगर कोई मान लीजिए ऋणी है, मान लीजिए मैंने 10 रुपये का कर्ज लिया और मैं उसको जो है अभी मतलब अपना ऋण वापस किए बिना भी अगर समझौता कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि इसके माध्यम इससे मतलब हमको डिफ़ॉल्ट घोषित यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ये एग्जिट करने का जो एक मौका मिल जाता है। ठीक है, तो आईबीसी का महत्व क्या है पहले ही जान लेते हैं। तो आईबीसी के लिए जो है ये महत्व ये है कि ये क्या करती है कि ये जो है ना, इस ये संहिता क्या करती है कि समयबद्ध तरीके से क्या करती है, ऋण पर वसूली में सहायक होती है। ठीक है, ऋण के समाधान और वसूली में अत्यधिक देरी से क्या होता है, संगठनात्मक पूंजी का हास्य का खतरा होता है, तो क्या करेगी, समय पर वसूली में सहायक हो जाती है। आर्थिक संसाधनों का चक्रीय अर्थव्यवस्था में उपयोग करने के लिए उपयोग होता है। इसमें इस संहिता में क्या है, कंपनी को जो है न्यूनतम व्यवधान और न्यूनतम लागत से दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने और जो निष्क्रिय संसाधन होंगे उसको व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने के लिए तंत्र देती है। ऋण लेन देन की प्रणाली में सुधार करती है, जैसे जो सरफरेसी एक्ट 2002 था और लोक अदालत था, पुराने तंत्रों के बजाय जो है क्या करेगी, नए तंत्र के माध्यम से जो स्ट्रेस जो एसेट है उसका बेहतर समाधान करने में मदद करती है। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करती है। इस कोड ने क्या किया है कि जो एफडीआई को आकर्षित करने में सहायता की है, इसने छोटे निवेशकों के हितों को जो है बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो ये सारी बात है। ठीक, तो आईबीसी से चुनौतियां भी हैं और चुनौतियां हैं और आगे की राह है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो आईबीसी इकोसिस्टम का तंत्र क्या है। तो ये जान लीजिए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, आईबीबीआई, जिसने सिफारिश की है, ये क्या करता है, ये आईबीसी को लागू करता है। तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या है, एक अर्धविधायी है। पहली बात तो शब्द को ध्यान लीजिए, अर्धविधायी है, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है और अर्ध न्यायिक है, तीनों प्रकार का कार्य करता है ये। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये अर्धविधायी, कार्यकारी और अर्ध न्यायिक तीनों प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, अब ये क्या है कि एक होता है एडजस्टिंग अथॉरिटी। अब ये एडजस्टिंग अथॉरिटी क्या होगा, जो एनसीएलटीज़ हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, ये क्या करेंगे, किसी कंपनी के दिवाला समाधान और परिसमापन की जो प्रक्रिया के लिए क्या करेंगे, निर्णायक प्राधिकरण होंगे। यही जो है ऋण वसूली अधिकरण के व्यक्तियों साझेदारी फर्मों के लिए क्या करेंगे, निर्णायक प्राधिकरण होते हैं। ठीक है, जब एनसीएलटी जो होता है ये क्या करेंगे जो है कि ये इसके लिए निर्णायक प्राधिकरण होंगे एनसीएलटी। अब एनसीएलटी मान लीजिए कोई आदेश दे दिया तो इसके खिलाफ कहाँ पे हम तय करेंगे, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील प्राधिकरण एनसीएलएटी के लिए विरुद्ध इसमें हम अपील करेंगे। एनसीएलटी के खिलाफ एनसीएलटी में विरुद्ध करेंगे, किसका अपील करेंगे। ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, जिसके लिए बात की गई थी यहाँ पे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए कि ऋणदाताओं की समिति की बैठक आयोजित करें, यहाँ पे सिफारिश की गई थी। तो ये क्या होते हैं कि पेशेवर होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स होते हैं, इसका विशेष कैडर होता है। ये क्या करेंगे, किसी दिवाला समाधान पेशेवर एजेंसी को में सदस्य के रूप में रजिस्टर होते हैं और आईबीबीआई में भी जो है ये रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं, किसी भी जो ऋणों है उसकी परिसंपत्तियों का प्रबंधन करते हैं, उसको ऋणदाताओं को निर्णय लेने में सहायता के लिए जानकारी देते हैं। ठीक है, दिवाला समाधान पेशेवर एजेंसी क्या होती है, ये जो है प्रोफेशनल्स की क्षमताओं का विकास करने के लिए जिम्मेदार है। दिवाला समाधान पेशेवरों को प्रमाणित करती है, साथ क्या करती है, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, उससे कामकाज के तरीकों के लिए आचार संहिता लागू करती है। और एक होता है तंत्र में इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, ये क्या करेगी, ये जो है आयु जो है ये क्या करेगी, जो कंपनियों का फाइनेंशियल होगा और ऑपरेशनल जो ऋणदाता होंगे उसके सहित किसी भी व्यक्ति से जो है फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन एकत्रित करने, प्रमाणित करने और प्रसारित करने का कार्य यहाँ पे करती है। ठीक है, लिक्विडेशन क्या होता है, एक टर्म है लिक्विडेशन। ये क्या, किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए उसकी संपत्ति को क्या करेंगे, कंपनी के दावेदारों के बीच जो वितरित करते हैं, यही प्रक्रिया क्या होती है, लिक्विडेशन होती है। मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स और ये कंपनी बंद हो गई, तो इसकी संपत्ति को क्या करेंगे, जो व्यवसाय दावेदार होंगे, ऋणदाता होंगे, उसके बीच में वितरित कर जाएंगे एसेट को, तो इसी को लिक्विडेशन बोलेंगे। अब मान लीजिए इसी प्रकार लिक्विडेशन के चलते किसी कंपनी को समाप्त कर जाता है, साथ ही क्या करेंगे, जो कंपनी की जो एसेट होंगी और प्रॉपर्टी होंगी वो मालिक और ऋणदाताओं में क्या करेंगे, उसको पुनर्वितरित कर देते हैं। ठीक है, आईबीसी का महत्व क्या है, तो ये आपने देख लिया। चुनौतियां आपको देखना है, तो यहाँ पे आपने एक शब्दावली तो देख लिया। आईबीसी से जुड़ी चुनौतियां ये हैं कि ये क्या है कि बड़ी मामले में यहाँ पे जो मामले वहाँ पे लंबित हैं और ये क्या है कि जल्दी से जल्दी निपट भी नहीं रहे। एनसीएलटी पीठों की कमी है, जो एनसीएलटी के पीठ हैं, जो न्यायिक पीठ है उसकी कमी है। रिकवरी रेट में यहाँ पे गिरावट आई है,
43% से घट करके 32% हो गई रिकवरी रेट। समाधान प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लग रहा है। निर्धारित समय 330 दिन है, तो अब क्या है कि जो औसत समय है वो 600 दिन से अधिक लग रहा है, तो ये भी बड़ी समस्या है। इस समाधान के लिए निर्धारित समय क्या है कि 330 दिन है। प्रीलिम्स के लिए ध्यान देना आप इसको। जो समाधान योजना है उसकी मंजूरी को कम होना, ये भी बहुत बड़ा जो है कि अभी बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि जो अधिकांश मामले हैं लिक्विडेशन में समाप्त होते हैं। यह क्या है कि जो बैंकरप्सी का समाधान का उल्लंघन हो जाता है। ठीक, हेयर कट है। अभी आप जान समझिए कि ऋणदाताओं को हेयर कट अधिक स्वीकार करना पड़ा है। जैसे 70% से अधिक मामलों में क्या है कि 80% से हेयर कट से कम अधिक स्वीकार। हेयर कट आपने बताया था ना, जैसे मान लीजिए कि जो भी हमने पैसा दिया और ऋण के बदले कम पैसा हमको मिला, तो वो चीज़ अगर हम मान गए उतने पे, तो वही होगा हमारा जो घाटा होगा, वही हमारा हेयर कट होगा। ठीक है, और अपारदर्शी प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि ऋणदाताओं की जो कमेटी है वो क्या करती है, समाधान योजनाओं को स्वीकार करने और इन जो भी प्रोफेशनल्स है उसकी नियुक्ति में विवेकाधिकार प्राप्त है। तो इससे क्या होगा, तो विवेकाधिकार होने से क्या है कि यहाँ पे अपारदर्शी प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें जो है पारदर्शी बनाने के लिए जो IBBI द्वारा सुधार किए गए उसकी सिफारिशों को लागू करना चाहिए। प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन विकल्प की समीक्षा के लिए क्या करना चाहिए, सभी कॉर्पोरेट को दायरे में इसको लगाना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रीप क्या है, ये वित्तीय संकट में फंसे जो MSME है उसके लिए वैकल्पिक समाधान तंत्र है, तो प्रीप के जरिए लाना चाहिए इसको सभी कॉर्पोरेट्स को। ठीक है, सीमा पार समाधान तंत्र को भी स्थापित करना बहुत जरूरी है, जो दिवालियापन होगा। और क्या है कि कुछ विशेष जो समाधान फ्रेमवर्क जैसे रियल एस्टेट हेतु क्या करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। अनेक मतलब सेक्टर्स के लिए, जिन सेक्टर्स में सफलता नहीं मिली उसके लिए विशेष बातें लानी चाहिए। और हेयर कट और अन्य प्रक्रियाओं के क्या करना चाहिए, मानक बनाना चाहिए वैश्विक मामलों के तहत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कर सकते हैं। IBC में सुधार के लिए कुछ सुधार ये कदम भी उठाए गए हैं। तो क्या है कि NCLT की पीठों की संख्या और मामलों को दायर करने की जो समय सीमा दोनों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लेखा परीक्षा नहीं कि ऑडिटिंग के लिए क्या है कि इसको अनुरोध कर दिया गया है क्रिप के दौरान। ठीक है, और पारदर्शिता और जवाबदेहिता भी सुनिश्चित की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी को जो है मजबूत कर रही हैं। फिर भी अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, और यहाँ पे जो समाधान जो बताया गया है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड है, ठीक है, ये जो है क्या करेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो समाधान जिसने लागू करने की बात कही है, जो सारी चीज़ों को, जो सारी सुधार को उसने प्रस्तावित किया है, इन सारी चीज़ों को लागू करना बहुत जरूरी है। और इसमें ध्यान देना कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, अर्धविधायी, कार्यकारी, अर्धन्यायिक और तीनों प्रकार का कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लासेस को लाइक कर लीजिएगा, और ये आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। 30 मिनट की क्लासेस हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे वाले आर्टिकल्स को हम लोग कवर करेंगे, और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।